अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। एज द नेम सजेस्ट चैप्टर नंबर 9 बेस करता है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग। इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी डिटेल के अंदर देखा कि स्टैट्स किस तरह नंबर की फॉर्म पे बेस करती है, कैसे हम नंबर्स का जो डाटा है जो हम कलेक्ट करते हैं फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्प्ले और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन। जो चार बेसिक हमारे पास स्टैट्स के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। और फिर हमने ये देखा कि आपके पास जब हम डिस्प्ले करते हैं तो कितने डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं, पिक्टोग्राम, बार ग्राफ। उसकी बेस पे एक्सरसाइज 9A को भी हमने सॉल्व किया। एक्सरसाइज 9C डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा उसी चीज़ का एक तसलसल है कि जिसमें हमने डाटा की बात पहले कर ली थी। अब यहाँ पे जस्ट हमने डिफरेंस देखना है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा यानी किस तरह का डाटा आपके सामने आ सकता है और कैसे आपने उसको डील करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, और फिर हमने एवरेजेस की तरफ जाना है जिसमें सबसे पहली जो एवरेज है उसे हम मीन कहते हैं। अगर तो वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वीडियो देख लें ताकि आपको बेसिक स्टैट्स की जो है वो क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 9C सबसे पहले डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा जो बिल्कुल बेसिक है वो पहले क्लियर होनी चाहिए कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा में क्या डिफरेंस है। जब भी आप डाटा के साथ आपको मतलब कोई भी काम करना पड़ेगा, आप सर्वे करें, कभी आप सेंसस की तरफ जाएं तो डाटा कलेक्ट करते हैं, आप नंबर्स की फॉर्म में कलेक्शन करते हैं। अब वो कलेक्शन दो तरह से हो सकती है। दो तरह का डाटा आपके सामने आएगा, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा में जस्ट नाम का मतलब बता देता हूँ, समझने के लिए आसानी होगी। वो डाटा जिसको आप एग्जैक्ट जिसकी वैल्यू बता सकें, जैसे किसी की एज, ये बड़ी एक सिंपल सी बात है। फिर आप किसी के बारे में अगर किसी एक पर्सन की बात हो रही है तो आप बता सकते हैं कि उसकी हाइट क्या है, ये स्पेसिफिक चीज़ है। या अगर आप ओवरऑल एक स्कूल की बात करते हैं तो एक क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं ये आप बड़ा बेसिक बता सकते हैं काउंट करके, यानी काउंटेबल चीज़ जिसके बारे में हम डिस्क्रीट फिगर बता सकें, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हम बता सकें, फाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं ये तो डिस्क्रीट हो गया। कंटिन्यूस के अंदर ये होता है कि आपको एक स्केल सेट करना पड़ता है। एक स्केल का मतलब ये हुआ कि अभी मैंने जैसे क्लास की एग्जांपल दी है, क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स बताना हो तो फिर डिस्क्रीट की वैल्यू ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें उसने बता दी कि 30 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं उन स्टूडेंट्स की एज की बात करूं, लेकिन अब मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकता बिकॉज अब अकेला एक स्टूडेंट नहीं है, 30 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और हर एक की एज दूसरे से डिफरेंट होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्केल सेट करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूँ आपकी क्लास की, तो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स का मैं कहूँगा लेट सपोज एक स्केल है 11 to 14 के, इस स्केल के दरमियान में आपकी एज लाई करती है। तो ये आपका वो एक मैंने कंटिन्यू डाटा के अंदर अब आपको स्टूडेंट जो अगर 11.5 हुआ वो भी इसी के अंदर है, 12 हुआ वो भी इसी के अंदर। तो कंटिन्यूस डाटा जो होता है वो बेसिकली एक स्केल बताता है हमें। हम उस स्केल के मतलब ऑलमोस्ट की बात करते हुए हम लेट सपोज जो बात करते हैं कि 11 से 14 के दरमियान में एज आती है। सिमिलरली हम अगर हमारे पास एक ज़्यादा स्टूडेंट हूँ, हमारे पास उनकी हाइट बतानी हो तो हम नहीं बता सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटिन्यू डाटा की फॉर्म में एक स्केल चूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट के दरमियान जो है वो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो ये बेसिक है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा दो तरह का डाटा आप डील करते हैं। एक वो जो आप जिसकी डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू बता सकें, एक जिसके लिए आपको स्केल का चूज करना पड़े, आपको कोई स्केल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, शुरू में मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हुए आप मूव करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल पे। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टैट्स के अंदर जो बेसिक है वो ये कि आपके पास डाटा कलेक्ट होता है। मैं लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे आपको ये बात समझाने के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि लेट सपोज 5 नंबर का एक टेस्ट लिया आपने और देर आर 10 स्टूडेंट जिनका आप टेस्ट लेने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टूडेंट जिन्होंने स्कोर किया, कुछ रैंडम स्कोर थे आपके पास, आपने एक ऐसा एक ब्लॉग बनाया, उसके अंदर आप नंबर्स लिखने जा रहे हैं कि आपके पास जो 5 मार्क्स का टेस्ट था यानी टोटल मार्क्स आपके थे 5, ये एग्जांपल के तौर पे। अब लेट सपोज पहले किसी के 3 मार्क्स आए, फिर आपके 4 मार्क्स आ गए, फिर किसी के 0, 1, 2, 5 कंप्लीट भी आ सकते हैं, फिर 3 अगेन आए, 2 अगेन, 2 फिर आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 5 अगेन। 10 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, टेस्ट के टोटल मार्क्स थे 5, ये उन्होंने नंबर ऑफ जो स्कोर है ये मैंने लिख दिया। अब ये कलेक्शन है, पहला स्टेप कलेक्शन। अगर मैं इसी को अरेंज्ड फॉर्म में लिखूं, इस तरह से लिखूं कि अब ये तो समझ नहीं आ रही मुझे कि 3 पहले 4 बाद में, तो रैंडमली लिखेंगे ना, जिसके जो मार्क्स आए वो लिख दिए। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या ऐसा हो, फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसे कहते हैं, किसी चीज़ की रिपीटेशन। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 मार्क्स आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, बिकॉज एक दफ़ा 3 यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे, यानी 10 स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि 3 मार्क्स आए, तो ये 3 आने की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो जब मैं इसका टेबल बनाऊंगा अरेंज्ड फॉर्म के अंदर, अब ज़रा इसको फोकस करना है आपने, अरेंज्ड फॉर्म जब मैं लिखूंगा तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने पास एक तो डाटा जो मेरे पास x बनता है उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने x लिख लिया, इसके नीचे मैं x की वैल्यू लिख लूँगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कि उस
चीज़ के आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये भी यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ बीच में ताकि आपको वो डिफरेंस नज़र आ सके। ओके, अब मुझे बताएं x आपकी वैल्यू, लेट्स सपोज टेस्ट में कितने नंबर्स थे 0 से लेके 5 तक, तो 0 मार्क्स आ सकते हैं किसी के, या 1 मार्क आ सकता है, या 2 या 3 या 4 और या 5। ये मार्क्स आप रेंडमली स्कोर कर सकते थे। अब 0 आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कितनी दफ़ा 0 आया है आप चेक करें, काउंट करें, एक दफ़ा 0 आया तो फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। अब इसके लिए एक और लाइन लगा लें और यहाँ पे आप एक चीज़ नहीं सीखेंगे, टैली, कि जब आप फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे तो आप एक चीज़ किया करेंगे जिसको हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको TALLY टैली कहते हैं, और ये एक ऐसे एरो मतलब एक स्लैश लगाते हैं हम, अगर एक फ्रीक्वेंसी है तो एक स्लैश लग जाएगी। अगर 1 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 आने की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, मतलब जस्ट एक दफ़ा ऐसा हुआ है किसी के मार्क्स 1 आए हों तो इसके लिए वो आप एक स्लैश लगा देंगे। 2 आने की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 टाइम्स थी तो फ्रीक्वेंसी 3, और स्लैशेस कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 3 हो जाएंगी। फिर आपके 2 के बाद 3 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 टाइम्स 3 आया तो ये फ्रीक्वेंसी 2, स्लैश आपकी 2 हो जाएगी। 4 आने की फ्रीक्वेंसी 1 है तो एक स्लैश आ जाएगी आपकी। 5 आने की फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये आपके पास 2 स्लैशेस आ जाएंगी। एक बात याद रखें, स्लैश अगर आपकी मोर देन 5 हो जाए, जैसे लेट सपोज किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी 5 है तो 1 2 3 4 स्लैशेस और 5th स्लैश आप इसके ऊपर लगा देंगे, दैट मीन ये आपके पास पैक ऑफ 5 बन जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये 5th का पैक, अगर 6 होगा तो अगेन एक स्लैश नहीं आ जाएगी, 7 8 9, अगर 10 हुआ तो फिर एक स्लैश, तो दैट मीन 5 का पैक ऐसे बनाना है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स थे आपके पास, 10, इनको काउंट करें, 1 + 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 1 8 और 2 10, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। जब इसका सम करेंगे आप, सम के लिए आप एक सिंबल यूज़ करेंगे सिग्मा, सिग्मा एफ करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आनी चाहिए जिसकी आप जो लेके चले थे। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को अपने माइंड में रखना है, इसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी टेबल। शुरू में जो हमें कलेक्शन दी गई थी उसको अरेंज्ड फॉर्म में लिख देने का नाम फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब इसके बाद नेक्स्ट वही बात जो मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ कि आपने क्या करना होता है, इसको डिस्प्ले करना होता है। डिस्प्ले करने के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ जो मेथड आप यूज़ करेंगे, एक तो ये कि डॉट डायग्राम। डॉट डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये एक आपने पिक्चर बना दी, इसमें आप ये शो करेंगे कि आपके पास ये जो नंबर्स हैं इनकी आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ज़रा देखें, लेट सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये 0, फिर आपके पास आ गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको अपने माइंड से फिलहाल आप निकाल दें। ये आपके पास इतने नंबर्स आ सकते थे। अब इनकी फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 आने की फ्रीक्वेंसी क्या थी 1, तो इसके ऊपर आप एक डॉट यूँ लगा देंगे, इसे कहते हैं डॉट डायग्राम। ये इसी डाटा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1 आने की फ्रीक्वेंसी 1 थी तो इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा। 2 आने की फ्रीक्वेंसी 3 थी, दैट मीन 2 के ऊपर हम 3 डॉट्स लगा देंगे। अब आपको डिस्प्ले बता रहा है कि ये मार्क्स कितने आ रहे हैं। 3 आने की फ्रीक्वेंसी 2 थी, आपने 2 मार्क्स लगा दिए। 4 आने की फ्रीक्वेंसी 1 थी और 5 आने की फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो आपने 2 डॉट, इसे कहते हैं डॉट डायग्राम। ये इसी डाटा को जिसका कलेक्शन, अरेंज फॉर्म यानी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हमने डिस्प्ले कर दिया। एक ये आप तरीका सीखेंगे डिस्प्ले का। इसी एक्सरसाइज में एक और चीज़ आप सीखेंगे, स्टेम एंड लीव्स। जैसे एक स्टेम के ऊपर बहुत ज़्यादा लीव्स लगते हैं। अब इसको मैं अगर रेज कर दूँ, आप इस डाटा की तो बात नहीं मैं कर रहा, मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि स्टेम एंड लीव्स, इसके बीच में आप एक लाइन लगाएंगे। उस लाइन का मतलब जस्ट ये होगा कि आपने अगर लेट सपोज आपके पास डिफरेंट डाटा है, किसी अपने स्टूडेंट्स की हाइट मेजर की और वो हाइट आती है 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, ये डिफरेंट हाइट्स हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन। ये जस्ट एग्जांपल है। अब स्टेम का मतलब होता है, जैसे आप एक एग्जांपल रियल वर्ल्ड में लें कि स्टेम के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स लग सकते हैं। तो अगर स्टेम को मैं यहाँ 4 कहूँगा तो लीव्स इसके आगे ये पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ होंगी 7, 9। अब आगे अगर कोई वैल्यू होती 4.9 के बाद 4.3 भी होता तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। सिमिलरली 5 पे आए अगर, तो 5 अगर आपका स्टेम है यानी 5 वो मेन पॉइंट है, तो आगे इसके लीव्स क्या हैं, 0.1 है तो 1 लिख लें, 3 है तो 3 लिख लें। अगर यहाँ पे लेट सपोज आगे 5.5 होता तो हम एक और 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर पॉइंट्स या डेसिमल के डिजिट्स होंगे तो उनको हम स्टेम और लीव्स में ऐसे डिनोट किया करेंगे। ये भी आपका एक पिक्टोरियल एविडेंस है, इसको भी हम डिस्प्ले ही कहते हैं। सो ये आपका डिस्प्ले है जो आपको पता होना चाहिए इस फ्रीक्वेंसी टेबल के मुताबिक। ये 2 बातें आपने एक्सरसाइज 9C के अंदर करनी है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको ऐसे आपके पास स्टेम और लीव्स या आपके पास डॉट डायग्राम बना होगा, उसकी बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट जो आपका टॉपिक रह जाता है जिसके बेस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो है मीन। अब मीन बेसिकली किसे कहते हैं,
आप जब मैथ्स में किसी नंबर की एवरेज निकालते थे, किसी डाटा की एवरेज निकालते तो बड़ा आसान था कि आपने डाटा के लिए एवरेज के लिए सिंपल ये किया कि सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। जैसे अभी आप एक प्लेयर की एवरेज निकालते हैं, अब मैं जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी बात की थी कि स्टैट्स नंबर ऑफ प्लेयर्स पे भी अप्लाई हो सकती है, स्टैट्स जो आपके पास सेंसस करते हैं उसमें भी अप्लाई होती है। डाटा कलेक्ट करना ना बेसिकली आपने, तो उसका एवरेज निकालना नंबर ऑफ, जब आपके पास कोई डाटा हो उसको सम करें और उसको नंबर ऑफ डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज आ जाती है। अब अगर आप क्लास में स्टूडेंट्स की एवरेज निकालना चाहते हैं, कोई टेस्ट में जैसे ये आपके पास, अगर मैंने इसीलिए वो रेज नहीं किया कि आपके पास एक कलेक्शन है, इसकी एवरेज निकालनी है तो बड़ा सिंपल है कि आप 3 + 4 + 0 + 1 + 2 5 3 2 2 5 जो इसका सम करेंगे आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे, डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। आप बता देंगे एवरेज इतने मार्क्स आए क्लास में बच्चों के। सो एक ये तरीका मीन का मतलब एवरेज का। एवरेज मैथ्स के अंदर जिस चीज़ को हम एवरेज बोलते हैं, स्टैट्स के अंदर वो 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट आपका है मीन, देन आ जाता है मीडियन और लास्ट में आ जाता है मोड। ये 3 जो हैं ये एवरेजेस हैं जो हम स्टैट्स के अंदर पढ़ते हैं। अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो मीन पे रहेगा, मीडियन और मॉड हमारा एक्सरसाइज 9D के अंदर आएगा, इसलिए मैं भी इस पे फोकस नहीं कर रहा। अब मीन के लिए एक तो फार्मूला मैंने अभी आपको बता दिया कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा, यानी कोई भी आपको किसी तरह का डाटा दिया जाए आप उसको ऐड करें डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। और मैथमेटिक्स में जिसको एवरेज बोलते हैं उसी को मीन बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, उसका सिर्फ नाम चेंज है, उसमें और कोई फोकस इतनी खास बात नहीं है। लेकिन ये तो तब है अगर आपके पास डाटा इस फॉर्म में हो, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा है। अगर डाटा आपको टेबल की फॉर्म में आ जाए, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, देखें यहाँ पे इस दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब मीन का एक और फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ कि मीन लिखने का फार्मूला, मीन को हम x बार से लिखते हैं और ये होता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब इसको हम सिग्मा कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लें कि दिस सिंबल इज नाउन एज सिग्मा, और समेशन भी कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, सम, ऐड करना। सिग्मा एफ मैंने बताया था ना अभी आपको, इनको ऐड करके समेशन एफ, तो इसका मतलब होता है 10। ये आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू 10 आनी चाहिए। सिग्मा एफ का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डाटा 10 था ना, 10 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी सिग्मा एफ कितनी वैल्यू थी 10। तो मतलब यही हुआ कि इसी मीन के फॉर्मूले को लिखने का एक ये मेथड है, लेकिन ये कब होता है, जब टेबल की फॉर्म में आप डाटा को अरेंज करते हैं। क्या मतलब हुआ कि सम करते हुए देखें आपको 3 + 4 + 0 + 1 2 5 3, आपको 3 2 टाइम ऐड करना पड़ेगा अगर आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं एफ एक्स का मतलब ये हुआ कि 3 आने की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 = 6, तो 3 को 2 टाइम्स ऐड करें, यानी इस फॉर्मूले के मुताबिक सिंपल वे में, या एफ एक्स करके इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम। तो जब इन सारे डाटा को आप एफ एक्स करके यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 0 1 0 0 1 0, तो आप 0 ऐड मतलब पहले आपका डिजिट 0 आ जाएगा। 1 1 1, तो उसमें 1 ऐड कर लें, 3 2 6, 2 3 6, 4 1 4, 5 2 10। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला फार्मूला लगाएं तब, या ये वाला फार्मूला लगाएं, आपके पास आंसर सेम आएगा। ये स्टैट्स के अंदर जो बेसिक एवरेज जिसको हम मैथ्स में कहते हैं उसका नाम मीन है। उसे हम कैसे फाइंड करते हैं मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि सिग्मा, समेशन, इसका मतलब क्या होता है, एफ क्या किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, टैली कैसे करना है हमने, स्लैश कैसे लगानी है, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 9C की तरफ कि हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। Question number 1. The number of passengers on coaches traveling along 12 popular scenic routes are 29, 42, 45, 39, 36, 41, 38, 37, 43, 35, 32 and 40, यानी 12 आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन द कोचेस। क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपका इस नंबर के बाद कॉमा आता है, ये भी आप प्लेस कर लें, 45, 39। ओके, अब क्या है आपके पास क्वेश्चन के नंबर ऑफ पैसेंजर्स बताए जा रहे हैं। कोचेस बेसिकली कोच बस को कहते हैं, जो एक जिसमें 72 सीट्स होती है, जो एक काफ़ी कंट्रीज़ में उसको कोचेस कहते हैं, हमारी कंट्री में उसको सिंपल लैंग्वेज में बस कहते हैं। 12 डिफरेंट बसेस या 12 डिफरेंट कोचेस ट्रैवल कर रही हैं 12 पॉपुलर सीनिक रूट्स पे। आपके पास जितने भी ये आपकी डिफरेंट सीनिक रूट्स हैं, आप उनको कोई भी एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। अगर अपनी कंट्री के लिहाज से लेते हैं तो गिलगित, कश्मीर, मरी, या कोई भी ऐसा कर दो, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट आपकी कोचेज़ जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। अब ये वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं जो उस रूट पे जा रहे हैं। यानी फर्स्ट अगर आपकी बस जा रही है गिलगित की तरफ तो 29 उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। सेकंड बस है अगर उसकी ट्रैवलिंग जो है वो किसी और रूट के ऊपर है तो वहाँ 42 हैं, फिर 45। तो डिफरेंट नंबर ऑफ
पैसेंजर्स जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आपने उनका मीन नंबर फाइंड करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे इसमें आपको फार्मूला अप्लाई करना है सोल्यूशन। फिर मैंने आपको लिखवाया मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। अब यहाँ पे सम ऑफ डाटा का मतलब ये है कि जितना भी आपके पास जो पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं इन सबको ऐड कर लें। लेट्स सपोज फर्स्ट अगर कोच में 29 थे, देन 42 इसको ऐड कर लें, 45 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 37 प्लस 43 प्लस 35 प्लस 32 और लास्ट में 40। और ये सब डिवाइड हो रहा है किसके साथ, कितने नंबर ऑफ डाटा यानी कितनी बसेस आपकी ट्रैवल कर रही थी, 12 कोचेज़ थी, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे। बहुत सिंपल। क्या करना है आपको, इसको ऐड करना है। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप यूज़ कर सकते हैं। 29 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 38 37 43 35 32 एंड लास्ट में 40। तो 457 सम ऑफ डाटा यानी इतने पैसेंजर्स ओवरऑल ट्रैवल किए, डिवाइडेड बाय 12। ये भी कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, जस्ट सिंपली डिवाइड बाय 12 कर लें, ये अलाउड भी है। और मैं आपको साथ ये करवाने का मतलब आपको सिखाना है कि आपको आज कैलकुलेटर आपने कैसे यूज़ करना है। 38.08 या इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 38.1 आ जाएगा। राउंड ऑफ करें या ना करें ये आपकी अपनी चॉइस पे है। 38.1 आपकी वो एवरेज है, ये आपका आंसर आएगा कि अगर आप एवरेज निकालें तो हर रूट पे और नियर टू 38 पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं हर रूट के ऊपर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द प्राइसेस इन डॉलर ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग बुक्स एट अ बुक स्टोर। एक बुक स्टोर पे डिफरेंट कंप्यूटिंग बुक्स आपने जो है जाके वो चेक की, उसमें उसकी जो प्राइसेस हैं वो लिखी हुई है डॉलर्स में, वो लिख के बता दी गई 19.90, 24.45, ये सारी किस में है, डॉलर के अंदर। अब लास्ट में क्वेश्चन आपसे ये है फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द बुक्स। अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप सोल्यूशन के अंदर आएंगे, जो फॉर्मूला है वो आप लिख लें, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, यानी जितनी भी आपके पास बुक्स हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे। अब सिंपली यहाँ पे दोबारा इसको लिखने की अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अदर देन दैट जस्ट सिंपली कैलकुलेटर से आप इसको ऐड कर लें जो डाटा आपके पास गिवन है और देखें कि सम कितना आता है। फर्स्ट जो आपका जो नंबर है वो है 19.90। कैलकुलेटर पे यह नंबर लिखते हुए आपने मिस्टेक नहीं करनी किसी किस्म की। अगर प्लस का आपका साइन नहीं है, आपने सही लिखा नहीं है तो वो मिस्टेक हो जाएगी। प्लस 24.45 प्लस 34.65 प्लस 26.50 प्लस 44.05 38.95 प्लस 56.40 प्लस 48.75 प्लस 29.30 प्लस लास्ट वैल्यू है 35.65 और ये वैल्यू आती है 358.6। लिख लें अपने पास 358.6। ये है सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय कितनी बुक्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको डिवाइड बाय 10 करना है तो सिंपली आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड बाय 10 करें, आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होगा और आपकी वैल्यू भी एग्जैक्ट आएगी। वैल्यू आती है 35.86 और ये सारी वैल्यूज़ किसके अंदर थी, प्राइसेस डॉलर्स के अंदर, तो यहाँ डॉलर लिख लेंगे। सो दैट इज़ योर आंसर। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने मीन फाइंड कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एच। अब यहाँ पे ये अननोन आ गया एंड 13 सेंटीमीटर इज़ 10। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि यहाँ मीन आपको गिवन है, कहा जा रहा है कि ये जो डिफरेंट आपके पास लेंथ्स हैं, सेंटीमीटर एक लेंथ का यूनिट है, आपने कोई लेंथ मेजर की, डिफरेंट लेंथ्स हैं उनको मेजर किया तो उसका जो मीन है वो 10 आता है। ये खुद ही क्वेश्चन के अंदर मीन की वैल्यू दे दी गई है। अब आपसे फाइंड दी वैल्यू ऑफ एच के जो अननोन है इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगेन आपने फार्मूला यूज़ करना है। इससे पहले आप फार्मूले के अंदर ये देख चुके हैं कि अननोन अगर एक हो, चाहे फार्मूले में अगर मीन का फार्मूला है या कोई भी, अगर कोई चीज़ गिवन है और एक कोई चीज़ अननोन है तो उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा।
अब यहाँ पे जब आप सम करेंगे तो अगेन आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको h की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मीन कितना दिया गया आपको 10, ये अपने पास नोट डाउन कर लें, इज इक्वल टू सम जब करेंगे तो जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना होता है, 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस h जो कि अननोन है प्लस 13, और ये डिवाइड कितनी टर्म्स बनती हैं ये 6, तो इसको 6 से डिवाइड कर लें। अब यहाँ पे आपको h की वैल्यू चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स के ये चीज़, ये जो 6 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट भी मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, इन टर्म्स को ऐड कर लें, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 12 34, 34 प्लस 5 39, सॉरी 5 39, 39 और 3 39 और 3 42 प्लस 10 52, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 52। जितने भी नंबर्स थे आपने सबको ऐड कर लिया, कैलकुलेटर से भी ऐड कर सकते हैं अगर किसी को डिफिकल्टी है। 52 प्लस h, अब यहाँ पे h की वैल्यू चाहिए तो जो साथ लिखा हुआ है ये क्या करना होता है, हमने इसको ख़त्म करना है यहाँ से, तो दैट मीन ये क्वेश्चन के वहाँ चला जाएगा, वहाँ ऑलरेडी 10 6 60 आ चुका है, यहाँ पे 52 प्लस h, ये जो प्लस है तो वहाँ जाके माइनस होगा, 60 माइनस 52 इज इक्वल टू h, 6 में 52 जाए तो कितना आता है 8, और ये क्या है लेंथ की बात हो रही है तो 8 किस में आएगा सेंटीमीटर में, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ h। ये आपका वो अननोन था जिसको आपने फाइंड किया। अगेन बहुत सिंपल है, शुरू में फार्मूला आपने यूज़ किया, उसके बाद जस्ट बेसिक जो मैथ के स्टेप्स हैं कि इक्वेशन के जो रूल्स हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन एडिशन में चेंज होती है। बेसिक रूल को यूज़ करते हुए आपने वैल्यू फाइंड कर ली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन मास ऑफ 5 बॉयज़ इज 62 kg. When the mass of a boy is excluded, the mean mass of the remaining 4 boys becomes 64 kg. Find the mass of the boy that has been excluded. क्वेश्चन ये है कि अगर 5 बॉयज़ हैं उनका मीन मास आपको बताया जा रहा है कि 62 kg है, यानी सिंगल हमें नहीं पता कि उनका अलग अलग मास कितना है, लेकिन ये पता है कि अगर उनका कलेक्टिवली उनकी एवरेज निकाली जाए तो कितनी आती है 62 kg। ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझना है आपने। पहले के क्वेश्चन में आपसे बात पूछी क्या गई है कि 5 स्टूडेंट्स हैं या 5 बॉयज़ हैं, उनका आपको मास की एवरेज दे दी गई है मीन। फिर आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वहाँ से एक बॉय को एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, जो बाकी 4 बचते हैं अगर उनकी एवरेज निकाली जाए तो वो आती है 64। अब यहाँ इससे पहले कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि अगर 5 थे तो 62 यानी एवरेज कम थी, 4 स्टूडेंट हमने कम किए तो एवरेज बढ़ कैसे गई है। ये ऐसे होता है कि अगर आपके पास जब आप 5 की फाइंड कर रहे थे एवरेज, तो मे बी एक किसी स्टूडेंट का वेट जो है वो थोड़ा कम था, जो मैथ्स था उसका, वो जब मैथ्स आपने उसको निकाल दिया तो आपकी एवरेज में इंक्रीज़ आता है। ये आपको एग्जाम्पल लेके जैसे 10 12 20 3 नंबर्स हैं, आप इन तीनों की एवरेज पहले फाइंड करें तो 14 आती है, 10 12 और 20 की। लेकिन अगर आप 10 को निकाल दें जो सबसे कम नंबर है, अब आप 12 और 20 की एवरेज निकालें तो ये 16 आती है, यानी नंबर तो आपने कम किया, पहले 3 नंबर थे आप 2 कर दिए, लेकिन एवरेज आपकी बढ़ गई। तो ऐसा होता है कि अगर आप कम किसी चीज़ को निकाल दिया जाए किसी अगर कलेक्शन से, तो फिर आपकी एवरेज में एक डिफरेंस आपको इंक्रीजिंग भी देखा जा सकता है। ये इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है। सोल्यूशन के अंदर आने से पहले आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड द मास ऑफ द बॉय दैट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, वो जिस स्टूडेंट को हमने, जिस बॉय को हमने एक्सक्लूड किया था उसका मास कितना है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमें जो गिवन जो चीज़ थी वो लिख लेते हैं कि मीन ऑफ 5 बॉयज़ या मीन ऑफ मैसेज ऑफ 5 बॉयज़ के 5 बॉय के जो 5 लड़के थे उनके जो मैसेज का मीन था वो हमें दिया गया था 62 kg। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, जो भी जिसकी बात हो रही हो डाटा की। अब यहाँ पे मीन तो आपको बता दिया गया कि 62 kg है, सम आपको नहीं पता कि उन जो 5 जो बॉयज़ हैं उनके मैथ्स का सम क्या है, सम ऑफ मैसेज ऑफ 5 बॉयज़ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 5। बेसिक मैथमेटिक्स के जो इक्वेशन में चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है वाले की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 62 kg मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास सम आ जाएगा 62 5 6 30 5 2 10, दैट मीन 310 kg। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू भी। सम ऑफ 5 बॉयज़, मैं मैथ्स का बीच में से जिक्र ख़त्म कर रहा हूँ। 310 kg आपके पास सम आ गया, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। साइड में बताता हूँ कि ये क्या करने जा रहे हैं हम, कि सम ऑफ 5 बॉयज़ अगर आप करें तो आपका आंसर आता है 310 kg। ये अपने पास नोट डाउन कर लिया आपने, यही गिवन था ना कि मीन 5 बॉयज़ का इतना था, हमने उसको मल्टीप्लिकेशन करके हमने सम निकाल लिया कि 5 जो बॉयज़ हैं उनके मैथ्स का सम कितना आएगा। अब अगर हम इसको चेंज करें 5 के बजाय 4 बॉयज़ का दें तो यहाँ पे आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और यहाँ भी ये 5 बॉयज़ के बजाय 4 बॉयज़ हो जाएगा, और ये तो आपको पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी है।
मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट पहली बात दी हुई थी कि मीन 5 बॉयज़ का 62 kg है, उसके थ्रू आपने उन्हीं 5 बॉयज़ का सम निकाल लिया कि हमें सिंगल आउट एज तो नहीं पता, लेकिन उनकी कलेक्टिव एज जो उनका सॉरी एज तो नहीं, उनका जो मैथ्स बनता है 5 बॉयज़ का वो हमने कलेक्टिवली निकाला, तो वो 310 उसका सम आता है। अब हम अगली जो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 4 बॉयज़ अगर हूँ, यानी मीन मैसेज ऑफ 4 बॉयज़, वो हमें दिया गया 64 kg। अब मीन का फार्मूला होता है सम बाय नंबर ऑफ डाटा। अगर आप ये कहते हैं कि किसी जो वो मीन है वो 64 kg है, सम ऑफ मैसेज ऑफ 4 बॉयज़ डिवाइड, अब 4 बॉयज़ हो गए तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये 4 जाके 64 kg से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास अब क्या आ जाएगा, सम ऑफ 4 बॉयज़। यानी अब आपके पास वो जो एक आपने स्टूडेंट एक्सक्लूड कर दिया था, उसके बाद जो 4 स्टूडेंट रह गए उनके मैसेज का सम आ गया 64, 4 4 16, 6 आया, 1 कैरी, 4 6 24 और 125। कैलकुलेशन आपकी इतनी बेसिक होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको सिंपली फाइंड भी कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। सम ऑफ 4 बॉयज़। अब आपके पास दो बातें क्लियर हो चुकी हैं। इस मीन के थ्रू जो गिवन था आपको क्वेश्चन के अंदर, आपने क्या किया, दोनों बातों का यानी 5 बॉयज़ का और 4 बॉयज़ का आपने मैसेज का सम फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वो था कि आपने मैथ्स फाइंड करना है, मैथ्स ऑफ द बॉय एक्सक्लूडेड। जिस बॉय को आपने एक्सक्लूड किया था उसका मैथ्स देखें। अगर 5 बॉयज़ हैं, उनका उनका सम 310 है, एक को निकाल के बाकियों का सम 256 है, तो कितना इजी है कि आपने 5 बॉयज़ में से 4 को जो उसमें से माइनस करेंगे तो जो एक सिंगल आउट बच जाएगा वो उसी का मैथ्स होगा। दैट मीन्स 310 kg माइनस 256 kg करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 54 kg। ये है वो एक्सक्लूडेड बॉय का मैथ्स जो आपको फाइंड करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 12। कहता है 8 नंबर्स अगर आपके पास हों, वो 8 नंबर्स कौन से हमें नहीं पता अभी। कहता है अगर आपके पास 8 नंबर्स हों तो उनका मीन 12 है। 5 ऑफ द नंबर्स, अब उन 8 में से वो 5 नंबर खुद बता भी रहा है कि 5 ऑफ द नंबर्स आर 6, 8, 5, 10 एंड 28, यानी 5 नंबर तो मैंने बता दिए। द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर ईच इक्वल टू के, जो बाकी 3 नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि उनकी वैल्यू के इक्वल है। अब के एक अननोन है, वो हमने बाद में फाइंड करना है। अभी आपसे वो चाहता है कि आप फाइंड पार्ट 1, जो आपके पास सोल्यूशन में आपने आगे करना है पार्ट 1 के अंदर, कि सम ऑफ 8 नंबर्स। तो बड़ा आसान है आपके लिए कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा, यानी यहाँ पे डाटा का मतलब सम ऑफ 8 नंबर्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, जो कि यहाँ पे 8 है, हमें पता है कि 8 ही नंबर है, तो बड़ा सिंपल है। अब मीन उसने बता दिया कितना है, 12, क्वेश्चन के अंदर खुद गिवन है, तो मीन की वैल्यू आपको पता है। सम आपको नहीं पता कि 8 नंबर्स का सम क्या है, अपने पास नोट डाउन कर लें, डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे ये जो मीन के साथ 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू सम ऑफ 8 नंबर्स, 12 8s आर 96। तो 8 नंबर्स का जो सम है, जो हमें अभी नहीं पता कि वो 8 नंबर्स में के की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें एक बात क्लियर है कि वो जो 8 नंबर्स हैं उनका सम कितना आएगा, 96। ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया, इसमें आपने सम फाइंड कर लिया, बहुत सिंपल था, जस्ट आपको मीन का फार्मूला अप्लाई करके सम फाइंड करना था। अब सेकेंड पार्ट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको ज़रा रेस कर लें और जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वो अपने पास नोट डाउन भी कर लें। ये सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं आप, और यहाँ जो सम की वैल्यू आई है वो आई है 96। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें। अभी आपने कहा कि सम ऑफ 8 नंबर्स, जो आपके पास 8 नंबर्स थे, इज इक्वल टू 96। अभी आपने कहा ना फर्स्ट पार्ट में कि जो 8 नंबर्स उनका अगर सम करें तो 96 आता है। अब उन 8 नंबर में से 5 तो हमें पता है, तो अगर मैं यहाँ लिख के सम करना चाहूँ, यानी फर्स्ट नंबर है 5 प्लस 5 थर्ड नंबर है, फर्स्ट नंबर है 6, लेकिन वो आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 28, ये आपको 5 नंबर जो नाउन थे इनको ऐड करें, प्लस बाकी के 3 नंबर्स किसके इक्वल हैं, के, तो के को 3 टाइम्स ऐड कर दें, ये आपके पास 8 नंबर्स कंप्लीट हो गए। इनका सम कितना है, 96। अभी आपने फाइंड किया फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो अगर तो आप इन नंबर्स को ऐड करें, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 10 29, 29 प्लस 28 इज इक्वल टू 57। अब 57 प्लस ये के 3 टाइम्स है, तो के को 3 टाइम ऐड करेंगे तो 3k हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 96। ये तो हमसे पहले से पता है कि सम 96 के इक्वल था। अब 57 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 3k इज इक्वल टू 96 माइनस 57। 3k इज इक्वल टू 96 में से 57 करें माइनस, कितना आता है आपके पास 39।
अब आपकी के की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो और साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या करना होता है, ये 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वाले की क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन आप इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो होगा k इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3, कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो दैट मीन k की जो वैल्यू है वो है 13। और ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर था, यही आपने फाइंड करा था। क्या मतलब हुआ इस बात का कि k की वैल्यू 13 का मतलब है यहाँ 13, यहाँ 13 और यहाँ, अगर आप इन तीनों की जगह 13 लिख के इनको ऐड करेंगे 96 आपका आंसर आएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप खुद ही अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको फर्स्ट तो सम फाइंड करना था उन 8 नंबर का जो आपको गिवन है, और फिर आपको उस k की वैल्यू फाइंड करनी थी जो थ्री नंबर्स के इक्वल था, यानी 3 नंबर्स वो थे जिनकी वैल्यू k के इक्वल थी, उसको आपने भी फाइंड कर लिया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो के लेंथ ज़्यादा ना हो और आपके लिए वीडियो देखना ईजी हो और आपको समझ आ सके। जितना भी कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर अभी तक बताया गया वो सारा आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज आपने इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल जो कि आगे यूज़ होना है, अगले जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर जो आपने वो डॉट डायग्राम, वो सारी बात जो कि मीन की, जो एवरेजेस की, वो सारी बात आपको क्लियर होना ज़रूरी है नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए और एक्सरसाइज 9D करने के लिए भी। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपने पूछनी हो, क्वेश्चन समझना आया हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।